आज हम इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए चित्रों को देखकर उनकी प्रकृति के अनुसार ठंडा गर्म में वर्गीकृत करिए। तो हम जानते हैं सूरज तापमान होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यहां पर किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। बर्फ, बर्फ कैसा होगा? ठंडा होगा। चाय, भाप निकल रही है ना, तो किसमें हो जाएगा ये? बिल्कुल आप लोग अच्छा समझ गए, सही समझ गए, ये गर्म में आएगा हमारा। और आइसक्रीम बहुत खाते हैं आप लोग, ये किसमें हो जाएगा? ठंडा में हो जाएगा हमारा। फिर दूसरा है, किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो जब किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो उसके ताप मापन के लिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। तो उत्तर डॉक्टरी थर्मामीटर। हम जो दैनिक जीवन में थर्मामीटर प्रयोग करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर, और प्रयोगशाला में तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर। अगला है तीसरा, चित्र को देखकर डिब्बों में उचित ताप लिखिए। इस ताप पर जल उबलता है। तो जो जल होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर वह उबलना प्रारंभ कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान है। तो जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस ताप पर पानी जमता है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमना प्रारंभ कर देता है, यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आता है ना, हिमांक कहलाता है। तो जो बर्फ का हिमांक, जो जल का हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और बर्फ का गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, मीरा ने चाय बनाने के लिए पतीला गैस पर रखा। उसने कुछ समय बाद पतीले का हैंडल पकड़ा तो वह उसे गर्म लगा, जबकि वह तो आग के ऊपर नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि पतीले का हैंडल ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा गर्म हुआ? तो ऊष्मा संचरण की 3 विधि हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो जिसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, बगल वाले अणु को ऊष्मा देते हैं, वो चालन विधि कहलाती है। तो यहां पर जो पतीला गर्म हुआ है वो चालन विधि द्वारा गर्म हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा हुआ? तो चालन विधि हो जाएगा हमारा। फिर अगला है पांचवा, निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण हो रहा है? तो यहां पर एसी, एयर कंडीशनर है, चालन, संवहन, विकिरण। तो एयर कंडीशन में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है। क्योंकि क्या करता है, जो कमरे की गर्म वायु होती है, तो गर्म वायु हल्की होती है, हल्की चीज क्या ऊपर उठती है। तो जो एसी होता है वो कमरे की गर्म वायु को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहां पर क्या होता है, संवहन धाराएं बन जाती हैं। तो एसी में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है। पानी का उबलना, द्रवों या गैसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है। तो यहां पर पानी का उबलना भी संवहन विधि में आ जाएगा। आग के पास गर्माहट का अनुभव होना, तो आग के पास जो गर्माहट का अनुभव होता है वो हमारा विकिरण विधि के द्वारा होता है यहां पर। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण विधि। कपड़ों में इस्त्री करना, तो पहले प्रेस गर्म होती है, उसके संपर्क में जो कपड़ा था वो गर्म होता है ना। तो यहां पर जो विधि ऊष्मा की संचित हो रही है वो हमारा है चालन विधि के द्वारा। अंत में सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचना, तो जो सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है वो विकिरण विधि द्वारा है। विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन और संवहन विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण विधि में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सूरज से जो पृथ्वी तक प्रकाश आता है, कहीं पर माध्यम अवेलेबल है, कहीं पर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें गर्माहट का अनुभव होता है, प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है। तो जो विधि है वो हमारी विकिरण विधि है। रामू के यहां शादी में शरबत बनाने के लिए बर्फ की सिल्ली मंगाई गई। उसने देखा कि बर्फ की सिल्ली बोरे की परतों से लिपटी हुई थी, यानी कि सिल्ली के ऊपर चारों तरफ बोरे लपटे हुए थे। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था?
तो आपने किताब में सुचालक और कुचालक के बारे में पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या किया जा रहा है कि बर्फ पिघलने ना पाए, यानी कि ऊष्मा का संचरण ना हो पाए, तो कुचालक पदार्थ यानी बोरे को इसके चारों तरफ लपेट दिया गया। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि बर्फ की सिल्ली को पिघलने से बचाने के लिए सिल्ली बोरों की परतों से लपेट दिया गया ताकि ऊष्मा का संचरण कम से कम हो सके। तो बर्फ की सिल्ली को पिघलने से बचाने के लिए सिल्ली को बोरों की परतों से लपेट दिया गया ताकि ऊष्मा का संचरण कम से कम हो सके। फिर अगला मिलान कीजिए, ऊष्मा के सुचालक कौन है, ऊष्मा के कुचालक कौन है। तो ऊष्मा के सुचालक वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, आसानी से पहुंच जाती है, वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, है ना। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है। ऊष्मा के कुचालक जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। ये कंडक्टर और ये नॉन कंडक्टर। तो लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करेंगे और गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा कुछ देर बाद गर्म हो जाता है, यानी ऊष्मा का संचरण हो रहा है। और कौन सी विधि, चालन विधि से हो रहा है। तो लोहे की छड़ जो है वो ऊष्मा की सुचालक है। और कौन सी ऊष्मा की सुचालक है, हमारा स्टील का बर्तन भी है, वो भी ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। ऊन, ये ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। गिलास कांच का, ये भी ऊष्मा का कुचालक है। लकड़ी भी ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए हत्थे लकड़ी के बनाए जाते हैं। और कागज भी ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है, बिल्कुल सही है। और एक कैलोरी बराबर होता 4.18 जूल होता है। नीचे दिए कैलोरी मानों को जूल में बदलिए। 2 कैलोरी, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, तो 2 कैलोरी बराबर, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16 की 6, हाथ से लगी 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 चौके 8, और यहां पर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 8.36 जूल। फिर 10 कैलोरी, तो जैसे में 10 का गुणा करें दशमलव एक स्थान इस तक खिसक जाएगा तो हो जाएगा 41.8 जूल। 5 कैलोरी, तो 5 का गुणा करती है, इसका आधा कर दो तो 5 8 40 की 0, हाथ से लगी 4, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 चौक 20, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 20.90 या 20 जूल हो जाएगा उत्तर। 8 कैलोरी, इसमें 8 का गुणा कर दे, 1 कैलोरी और 4.18 जूल, तो 8 कैलोरी बराबर, तो 8 का गुणा कर देंगे तो 8 8 64 की 4, हाथ से लगी 6, 8 एकम 8 6 14 की 4, हाथ से लगी 1, 8 चौक 32, हासिल का 1, तो 33 हो जाएगा। और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 33.44 जूल।